हेलो बच्चों, हम लोग इस वाले लेक्चर के अंदर करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के न्यूमेरिकल्स। पहले 2 वीडियो हम लोग कर चुके हैं, पहले इसके ऊपर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर। तो उसमें हम लोगों ने बायोट-सावर्ट्स लॉ वाले क्वेश्चन देखे थे। टॉपिक मतलब टॉपिक 1 और टॉपिक 2, एक वो वाला जिसमें जो चार्ज है वो मूव कर रहा है इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट डिफरेंट एंगल, एक वो वाला देखा था। एक देखा था बायोट-सावर्ट्स लॉ वाले क्वेश्चन, ठीक है, बायोट-सावर्ट लॉ और एम्पीयर-सर्किट लॉ। इस बार जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वो किस किस के ऊपर देखेंगे हम लोग क्वेश्चन। मेनली हमारे क्वेश्चन रहेंगे टॉर्क के ऊपर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के ऊपर, एंड फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले एक बार मैं सारे फॉर्मूले रिवाइज करवा देता हूँ, सुनना यहाँ पे। सबसे पहला फॉर्मूला है फोर्स ऑन अ कंडक्टर, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, लेट सपोज ये मेरा करंट वो है, मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये वायर, वायर के अंदर करंट जा रहा है आई, और इसकी लेंथ कितनी है, एल है। ठीक है, इसकी लेंथ है एल। तो फोर्स का फॉर्मूला आ जाता है एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। फोर्स इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। क्लियर है? अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो एफ इज इक्वल टू आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस विद बी वेक्टर। क्लियर है? मतलब फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड। इतना याद रखेंगे। उसके बाद में जो हमारा दूसरा फॉर्मूला था वो ये था कि टॉर्क एक्सपीरियंस बाय, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग लूप, करंट carrying loop placed in current carrying loop placed in uniform magnetic field। ठीक है, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई जैसे ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान देंगे, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। इसके अंदर करंट कैरिंग लूप रखा था जिसका लेंथ थी बी, ये सॉरी ब्रेथ था बी, लेंथ थी एल, और टोटल एरिया आ गया था ए। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू बी आई ए साइन थीटा। लेकिन अगर एन नंबर ऑफ लूप्स हो जाए तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू बी आई एन ए साइन थीटा। क्लियर है? अभी जो एन आई ए होता है ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट। तो टॉर्क इज इक्वल टू बी इंटू एम इंटू साइन थीटा, मैग्नेटिक मोमेंट। तो टॉर्क का वेक्टर फॉर्म हो गया बी वेक्टर क्रॉस विद एम वेक्टर, और एम होता है मैग्नेटिक मोमेंट, दैट इज एन आई ए। इसको भी याद रखना है इस चीज को कि मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है एन आई ए। ये अपन बाद में बार बार यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब मैं आगे की बात करता हूँ। ये हो गया हमारा टॉर्क एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगला जो फॉर्मूला हमारा बार बार यूज होता है पेपर के अंदर वो होता है कि फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। ठीक है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। दो वायर है, इनके पास, इनमें या तो एक ही डायरेक्शन में रहेगा करंट, या फिर करंट दूसरी डायरेक्शन में रहेगा। अगर एक डायरेक्शन में रहेगा तो दे विल अट्रैक्ट, उल्टा रहेगा तो दे विल रिपेल। ठीक है, अगर डायरेक्शन उल्टा रहेगा तो दे विल रिपेल। ये तो हो जाता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन। और अगर मैं बात करूं फोर्स की, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ का जो फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 आई वन आई टू बाय डी, और डी इनके बीच का क्या है, डिस्टेंस है। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई वन आई टू बाय डी। क्लियर है? लेकिन अगर वहीं पे एक चीज और, पेपर में क्वेश्चन अगर ऐसा है कि मान लो एक वायर काफी लंबा है जिसकी लेंथ है L1, और दूसरा वायर है जिसकी लेंथ है L2, छोटा सा वायर है, इतना सा, इनके बीच में कितना टोटल फोर्स लगेगा, दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर ये आया कि इतना लेंथ है तो कितना फोर्स लगेगा, तो F का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 आई वन आई टू बाई डी, डी इनके बीच का डिस्टेंस है, इंटू जो छोटी वाली लेंथ है दैट इज L2। तो फॉर्मूला हो जाएगा F इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 आई वन आई टू बाई डी इंटू L2। समझे क्या? चलो अब मैं आगे की बात करता हूँ, सुनना यहाँ पे। तो ये हो गए फॉर्मूले। इसके बाद में था भैया हमारा कि जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का फॉर्मूला। तो उसके अंदर भाई हमारे पास में था पहले, तो पहला जो फॉर्मूला हम लोग को पढ़ना है वो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का ही है। फाई इज इक्वल टू जी इंटू आई। तो फाई इज इक्वल टू जी मतलब बी एन ए बाई के
इंटू आई, फाई इज इक्वल टू जी इंटू आई, और जी की वैल्यू कितनी होती है, बी एन ए बाई के। बी इज मैग्नेटिक फील्ड, एन इज नंबर ऑफ लूप्स, ए इज एरिया एंड के इज मैग्नेटिक जो स्प्रिंग का था क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट डिफ्लेक्शन। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा इसका फॉर्मूला। उसके आगे था हमारे पास में कि हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं भाई, तो शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं पैरेलल में, उस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज इक्वल टू जी अपॉन आई बाय आई जी माइनस वन, जी अपॉन आई बाय आई जी माइनस वन, और उसकी जो यूनिट ये जो रीडिंग होगी दैट विल बी फ्रॉम 0 टू आई एम्पेयर। क्लियर है? उसके बाद में हमारे पास में था कि गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो रेजिस्टेंस लगाते हैं आर, तो आर इज इक्वल टू वी बाय आई जी माइनस जी, इतना रेजिस्टेंस लगाएंगे किसमें, सीरीज में, जिसकी रीडिंग होगी फ्रॉम 0 टू वी वोल्ट्स की। क्लियर है? ये हमारे फॉर्मूला है जो हम एक के बाद एक यूज करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। ठीक, तो चलो आ जाओ। और मेनली सारे के सारे क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल्स है वो इन्हीं पे आएगा। तो भाई पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, मेरी चिट ये रही। हाँ भाई पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन है अ सर्कुलर कॉइल ऑफ n टर्न्स एंड रेडियस r। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ n टर्न्स एंड रेडियस r, लिखता हूं 2 मिनट। सर्कुलर कॉइल of n turns and radius capital R। ठीक है, n turns and radius capital R carries current ठीक है। फिर बोला गया it is unwound and rewound to make another coil of radius r by 2। it is unwound and rewound to make another coil of radius r by 2 रेडियस के लिए बनाया गया। इट इज अनवाउंड एंड रिवाउंड टू मेक another coil of radius r by 2 carrying same current। ठीक है। अब आगे क्या बोला गया है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट। कैलकुलेट रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स। ठीक है। फॉर्मूला क्या यूज होगा इसके अंदर, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला भाई m इज इक्वल टू n इंटू आई इंटू ए। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, आई करंट, ए एरिया। तो आ जाओ भाई, क्या बोला गया, एक सर्कुलर कॉइल है ऑफ n टर्न्स एंड रेडियस कैपिटल R कैरिज करंट आई। एक सर्कुलर कॉइल ऑफ n टर्न्स मतलब ऐसे, ठीक है, इसका रेडियस r है, टर्न्स n है, करंट आई है। ठीक है भाई, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट को m1 लिख देते हैं, दैट इज इक्वल टू n इंटू आई इंटू ए। एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो m1 इज इक्वल टू n इंटू आई इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? अब इसको अनवाउंड किया और इसको रिबाउंड कर दिया एक ऐसी कॉइल में जिसका रेडियस r बाई 2 है। अनवाउंड किया और इसको रिबाउंड कर दिया जिसका रेडियस कितना है, r बाई 2 है। तो अब ये बताना है भाई, पहली तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे और दूसरा इसका एरिया कितना होगा, ये निकालते हैं भाई। तो सिंपल सी बात है, जो लेंथ होगी इस वायर की और इस वायर की जो लेंथ होगी वो सेम रहेगी। अब लेंथ कितनी होगी भाई, एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना आएगा, 2 पाई आर। नंबर ऑफ टर्न्स कितने, n। तो पहले वाले का जो n इंटू 2 पाई आर, भाई इसका एक सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है दैट इज 2 पाई आर। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने, n है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है n। तो n इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू, मान लेते हैं इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने आएंगे, लेट सपोज n2 आ जाएंगे। और रेडियस कितना हो रहा है उसका, r बाई 2, आधा रेडियस हो रहा है। तो भाई 2 पाई इंटू r बाई 2, ये बता के दिया ना कि रेडियस इसका आधा किया हम लोगों ने, तो नया रेडियस r बाई 2 है। तो भाई पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया। तो n2 की वैल्यू आ गई 2 टाइम्स ऑफ n। हमारा नंबर ऑफ टर्न्स जो होंगे वो डबल होंगे किसके, पिछले वाले के। तो देयरफॉर मैग्नेटिक मोमेंट 2 इक्वल टू
N2 इंटू आई इंटू एरिया 2। तो मैग्नेटिक मोमेंट 2 इज इक्वल टू N2 मतलब 2N इंटू आई इंटू पाई R/2 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया M2? तो M2 का फॉर्मूला आ गया, यहाँ से कटेगा तो N आएगा, I आएगा, पाई R² आएगा, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब इन दोनों का रेशो ले लो, तो M1/M2 इज इक्वल टू Ni पाई R² अपॉन Ni पाई R²/2। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो M1/M2 इज इक्वल टू 2/1। ये रेशियो आ गया हमारा। क्लियर है? चलो लिखेंगे इसको जल्दी से। चलो भाई अगला क्वेश्चन है हमारा, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ n टर्न्स एंड डायमीटर d कैरीज करंट I। इट इज अनमाउंड एंड रिवाउंड टू मेक अनदर कॉइल ऑफ डायमीटर 2d। ठीक है, पहले क्या हमारे पास में एक नॉर्मल कॉइल है जिसका डायमीटर d है। तो मान लेते हैं ये एक नॉर्मल कॉइल है जिसका डायमीटर d है। इट इज अनमाउंड एंड रिवाउंड टू मेक अनदर कॉइल ऑफ डायमीटर डबल जिसका डायमीटर 2d है। ठीक है, एंड बोला क्या गया, कैरिंग सेम अमाउंट ऑफ करंट। तो कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर मैग्नेटिक मोमेंट। भाई मैग्नेटिक मोमेंट का एक ही फॉर्मूला N इंटू आई इंटू है। अच्छा, इसका डायमीटर d है तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का आधा। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं रेडियस ऑफ कॉइल, रेडियस ऑफ कॉइल इज इक्वल टू d/2। यहाँ पे रेडियस ऑफ कॉइल कितना होगा भाई, तो इसका रेडियस ऑफ कॉइल कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ कॉइल इज इक्वल टू 2d/2 दैट इज d। हाँ कि ना, यहाँ पे भाई इसका डायमीटर d तो इसका आधा हो गया। रेडियस ऑफ कॉइल कितना हो गया भाई, 2d का डायमीटर था इसका, तो उसका कितना हो गया, आधा, d हो गया। नंबर ऑफ टर्न्स इसके अंदर कितने हैं, n। नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू n। इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, तो लेट नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू n2 मान लेते हैं हम। अब भाई क्या बताया था, टोटल लेंथ जो होगी इस वायर की और इस वायर की जो टोटल लेंथ होगी वो सेम होगी। तो सिंपल सी बात है, इसका जो ये आएगा नंबर ऑफ टर्न्स n इंटू सर्कमफ्रेंस दैट इज 2πr, r मतलब d/2 इज इक्वल टू इसके टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दैट इज n2 इंटू 2πr दैट इज 2πd। भाई पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, d से d कैंसिल हो गया, n2 की वैल्यू आ गई n/2। तो n2 इज इक्वल टू n/2 आ गया। अब क्या करना, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना भी। तो M1/M2 इज इक्वल टू N1I1A1 अपॉन N2 मैग्नेटिक मोमेंट 2 इज इक्वल टू N2I2A2। चलो भाई निकालो। देयरफॉर M1/M2 इज इक्वल टू N1 नंबर ऑफ टर्न्स 1 में कितना है, n। करंट कितना है, I। करंट दोनों में सेम ही है। एरिया A इज पाई R², तो पाई R² मतलब d²/4 आ जाएगा, होल डिवाइड बाय इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना है भाई, तो वहां पे देखो वहां पे n/2, तो n/2 करंट कितना है, I इंटू पाई d²। I से I गया, पाई से पाई गया, d² से d² गया, n से n गया, 2 ऊपर जाएगा 4 नीचे आएगा तो 1/2। तो M1/M2 का रेशियो आ गया 1/2। हो गई कहानी खत्म। क्लियर है चीज, कुछ नहीं कर रहे हैं हम, बार बार क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो निकाल रहे हैं पहले, तो नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू निकाल दी। दोनों का रेडियस दिया हुआ तो उससे एरिया तो पता लग जाएगा पाई R², दोनों में करंट कितना I है और उससे रेशियो आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो वहां पे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, पढ़ो वहां पे। अगला क्वेश्चन बोलता है अ सर्कुलर कॉइल कैरीज अ करंट ऑफ I। ठीक है, रेडियस कितना है उसका R है। तो एक सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस R है और करंट कितना है उसमें I है। ठीक है, तो एक सर्कुलर कॉइल बना देते हैं यहाँ पे, एक ये बना दिया सर्कुलर कॉइल। ठीक है, इट इज अनवाउंड एंड रिवाउंड टू मेक अ स्क्वायर कॉइल। ऐसी कॉइल बनाई है, अब स्क्वायर कॉइल। ठीक है, ऐसी स्क्वायर कॉइल बनाई है। अब सिंपल सी बात है, जो स्क्वायर कॉइल बनेगी, ठीक है, इसकी साइड कितनी है, ए की साइड है इसकी, और इसका रेडियस कितना भाई, इसका रेडियस r है। तो क्या बोला गया, अ कॉइल ऑफ रेडियस r कैरीज करंट I, इट इज अनवाउंड एंड रिवाउंड टू मेक अ स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड A हैविंग सेम नंबर ऑफ टर्न्स कीपिंग सेम करंट, फाइंड द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है भाई,
इसकी साइड दी हुई है, इसका रेडियस दिया हुआ है। इसके अंदर लेट नंबर ऑफ टर्न्स इन लेट नंबर ऑफ टर्न्स इन सर्कुलर कॉइल दैट इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी भाई इसकी, सॉरी लेट नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू एन, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, देयरफॉर 2 पाई आर इंटू एन की लेंथ हो जाएगी इसकी पूरी, एंड दैट लेंथ विल बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इसके अंदर कितना मान लो n1 या n2 मान लो, इंटू इसका एक स्क्वायर की लेंथ कितनी है 4 है, तो 2 पाई आर इंटू एन इज इक्वल टू n2 इंटू 4 है। तो सिंपल सी बात है भाई, क्या क्या रिलेशन आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक चीज और बोली गई थी, कीपिंग सेम करंट इट इज बाउंड एंड अनबाउंड हैविंग सेम नंबर ऑफ टर्न्स, भाई नंबर ऑफ टर्न्स सेम है तो यहाँ पे n ही लिखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा n से n कट जाएगा, 2 2 जा 4 कटेगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी पाई आर बाई 2, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई आर बाई 2, इसको साइड में रखते हैं। अब मैग्नेटिक मोमेंट 1, तो मैग्नेटिक मोमेंट 1 इज इक्वल टू n1 मतलब n1 I1 A1, चलो पहले लिख देता हूँ। तो मैग्नेटिक मोमेंट 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स n थे, करंट I था और उसका एरिया कितना था, एरिया था पाई आर स्क्वायर। मैग्नेटिक मोमेंट 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स n2, करंट I2, एरिया A2। तो नंबर ऑफ टर्न्स n2, तो नंबर ऑफ टर्न्स तो सेम थे भाई, करंट सेम था, एरिया a स्क्वायर, क्योंकि इसका एक स्क्वायर का एरिया कितना a स्क्वायर, बट a की वैल्यू कितनी है वहाँ पे पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो दैट इज इक्वल टू n I इंटू पाई आर स्क्वायर बाय 4। तो m1 बाई m2 इज इक्वल टू n I पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय n I पाई आर स्क्वायर बाय 4, n I पाई आर स्क्वायर सब कैंसिल, यहाँ से ऊपर जाएगा, तो m1 बाई m2 की वैल्यू आ गई 4:9। क्लियर है चीज़, इस तरीके से करेंगे हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट वाले क्वेश्चन को। ठीक है, देखेंगे जल्दी से, ध्यान देना भाई। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वायर है, इस वायर के अंदर करंट है 2 एम्पेयर का, इस वायर लूप है, इस लूप के अंदर करंट जा रहा है 1 एम्पेयर का, मैं इसको नाम दे देता हूँ ABCD। ठीक है, इस लूप के अंदर करंट जा रहा है 1 एम्पेयर का, इसके अंदर जा रहा है 2 एम्पेयर का करंट। ये जो डिस्टेंस है ये है 10 सेंटीमीटर का और ये डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर का। बोला गया कैलकुलेट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ कैलकुलेट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स, जो भी इस लूप के ऊपर नेट फोर्स लग रहा है उसकी वजह से बताओ मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा। चलो भाई करते हैं क्वेश्चन, ध्यान देंगे यहाँ पे सब लोग, इसको बताओ कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। तो पहली बात तो ये कि फोर्स ऑन AB एंड फोर्स ऑन CD नहीं लगेगा, फोर्स FAB, फोर्स ऑन A to B एंड फोर्स ऑन C to D, इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी 0। सिर्फ 2 पे फोर्स लगेगा, एक इस पे और एक इस पे। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट, मतलब ये दोनों पैरेलल कंडक्टर्स हैं, इन दोनों में करंट इधर जा रहा है और ये दोनों जो है वो कैसे पैरेलल कंडक्टर्स है, इसमें इधर करंट जा रहा है, इसमें इधर जा रहा है, तो सिर्फ इन दोनों पे फोर्स लगेगा, एक BC पे लगेगा और एक AD पे लगेगा। अब मैं फोर्स ऑन BC निकालता हूँ, तो फोर्स का फॉर्मूला लिख देता हूँ। उस फोर्स का फॉर्मूला था μ0/4 इंटू 2 I1 I2 बाय D इंटू L, अगर लेंथ दी हुई होती है तो F इज इक्वल टू μ0/4 2 I1 I2 बाय D इंटू L, ये फोर्स का फॉर्मूला था। तो अगर मैं बात करूं फोर्स ऑन BC, अगर मैं बात करूं फोर्स ऑन BC FBC, फोर्स ऑन BC इज इक्वल टू μ0/4 इंटू 2 I1 की वैल्यू कितनी है 2 एम्पेयर, I2 की वैल्यू कितनी है 1 एम्पेयर, इसकी वैल्यू 1 एम्पेयर, इसकी वैल्यू 2 एम्पेयर, डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस कितना 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10⁻² मीटर, ये बात होगी इतनी μ0/4 2 I1 I2 बाई D इंटू लेंथ। भाई इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर की, तो 20 इंटू 10⁻² मीटर। तो देखो यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो गया, 10 2 20 कैंसिल हो गया, तो फोर्स ऑन BC इज इक्वल टू, अब ये होता है 10⁻7, 2 2 4 4 और 2 4 2 8 इंटू 10⁻7 न्यूटन। क्लियर है, इसको रखते हैं साइड में। और ये फोर्स कैसा होगा भाई, दोनों के दोनों वायर में करंट कैसा जा रहा है सेम डायरेक्शन में, तो दिस फोर्स विल बी अट्रैक्टिव। कैसा होगा ये फोर्स, अट्रैक्टिव।
अब मैं बात करता हूँ फोर्स ऑन एडी, एडी पे जो फोर्स लगेगा म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2I1I2/d/L। तो भाई म्यू नॉट बाय 4 पाई लिखा इंटू 2, करंट कितना जा रहा है I1 तो 2 एम्पेयर, ठीक है। दूसरे में करंट ये ए मत लिखो, चलो 2 एम्पेयर का करंट जा रहा है इंटू दूसरे में करंट कितने का जा रहा है 1 एम्पेयर का जा रहा है तो 1 एम्पेयर, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। भाई इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच में 10 ये रहा 20 ये रहा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 30, तो 30 इंटू 10⁻² इंटू यहाँ पे लेंथ की वैल्यू 20 इंटू 10⁻², क्यों, क्योंकि इतनी लेंथ काम कर रही है ना इसके साथ में, तो ये हो गया L। अब देखो यहाँ पे इससे ये कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, टोटल आ गया 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 8/3 इंटू इसकी वैल्यू होगी 10⁻⁷ न्यूटन। क्लियर है। और ये कैसा होगा, रिपल्सिव, ठीक है, रिपल्सिव। क्यों भाई, क्योंकि जब दो करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर करंट अपोजिट होता है डायरेक्शन में, तो फोर्स कैसा होता है, रिपल्सिव होता है। आ गया भाई। अब देखो यहाँ पे टोटल फोर्स, नेट फोर्स F इज इक्वल टू FAB प्लस FBC प्लस FAD, FBC प्लस FAD। लेकिन ये रिपल्सिव है, ये अट्रैक्टिव है, तो F इज इक्वल टू, भाई इसकी वैल्यू कितनी थी 8 इंटू 10⁻⁷, बट ये रिपल्सिव फोर्स है इसलिए -8/3 इंटू 10⁻⁷, तो F की वैल्यू हो जाएगी 8 - 8/3 कितना हो जाएगा, दैट इज 16/3 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। टोटल फोर्स कैसे टाइप का होगा, अट्रैक्टिव। कैसे टाइप का फोर्स होगा, अट्रैक्टिव, मतलब टोटल ये लूप अट्रैक्ट होगा इसकी ओर। क्लियर है चीज, देखेंगे जल्दी से इसको। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं फिर इसके जैसा ही, ठीक है। एक क्वेश्चन और आया हुआ पेपर में इसके जैसा ही। क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे यहाँ पे, सुनना है आप सब लोग। क्वेश्चन क्या है वहां पे, तो क्वेश्चन है ये कि एक वायर, करंट कैरिंग वायर है 2 एम्पेयर जिसमें करंट है, ये ऊपर जा रहा है ऐसे, ठीक है, ये 2 एम्पेयर का करंट जा रहा है, और एक दूसरा वायर जिसमें 1 एम्पेयर का करंट है। एक ये दूसरा वायर है, लूप है, मतलब ये लूप है जिसमें 1 एम्पेयर का करंट जा रहा है, 1 एम्पेयर का करंट कैरिंग, इसमें 1 एम्पेयर का करंट है, इसमें 2 एम्पेयर का करंट है। और क्या बोला गया है, इसकी जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है, ये लेंथ इसकी 4 सेंटीमीटर है, और ये लेंथ इसकी 2.5 सेंटीमीटर, ये वाली है, हाँ ये लेंथ 2.5 है, और ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर की है। इसको मैं नाम देता हूँ ABCD। और सेम क्वेश्चन है कि फाइंड द नेट मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट ऑन द लूप ड्यू टू दिस वायर। क्लियर है। क्वेश्चन क्या है भाई, एक वायर है जिसमें करंट 2 एम्पेयर का, एक लूप है जिसमें करंट 1 एम्पेयर का है, इसकी लेंथ कितने डिस्टेंस पे रखा है 1 सेंटीमीटर पे, ये लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर, ये लेंथ कितनी है 2.5 सेंटीमीटर। करंट ऑन दिस लूप ड्यू टू दिस। अब भाई सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे फॉर्मूला याद कर लो पहले। एक वायर है जिसमें करंट I1 जा रहा है, एक दूसरा वायर जिसमें करंट I2 जा रहा है। छोटे वाले वायर की जो लेंथ है वो L है, इनके बीच का डिस्टेंस D है, तो फॉर्मूला होता है μ0/4 पाई 2I1I2/d इंटू L, जो छोटे वाले लेंथ है, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है। क्लियर है। चलो आ जाओ। तो भाई देखो BC पे और AD पे कोई फोर्स नहीं लगने वाला, क्यों, क्योंकि वो इस वाले वायर के परपेंडिकुलर है। सिर्फ दो जो पैरेलल वायर्स होते हैं उनके ऊपर फोर्स लगता है। तो भाई इसकी बात करते हैं AB पे कितना फोर्स लगेगा और CD पे कितना फोर्स लगेगा। तो फोर्स ऑन AB, फोर्स, पहले फोर्स का फॉर्मूला लिखो पेपर के अंदर, μ0/4 पाई इंटू 2I1I2/d इंटू L, ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। अब फोर्स ऑन AB, फोर्स ऑन AB इज इक्वल टू, बोलो भाई, फोर्स ऑन AB इज इक्वल टू μ0/4 पाई इंटू 2I1 की वैल्यू 2 एम्पेयर इंटू I1 की वैल्यू 1 एम्पेयर अपॉन D डिस्टेंस है, तो 1 इंटू 10⁻² मीटर इंटू लेंथ, लेंथ की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10⁻², ये कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 4 4 जा 16, तो ये हो गया 16 इंटू इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷ न्यूटन। आ गया। चलो ठीक है ना। फोर्स ऑन CD, ठीक है, और ये कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव क्यों, क्योंकि भाई इन दोनों में डायरेक्शन क्या करंट का सेम है, जब डायरेक्शन सेम है तो दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब बात करते हैं फोर्स ऑन CD की। तो फोर्स ऑन CD दैट इज इक्वल टू μ0/4 पाई इंटू 2I1, की वैल्यू कितनी है भाई I1, देखेंगे यहाँ पे करंट, हाँ 2 एम्पेयर इंटू
2 इंटू I2 की वैल्यू 1 एम्पेयर डिवाइडेड बाई डी, इधर से इधर तक का डिस्टेंस कितना है भाई, ये लेंथ है 2.5, ये लेंथ है 1, टोटल लेंथ कितनी होगी 3.5। भाई इधर तक का डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का तो 3.5, तो 3.5 इंटू 10⁻² इंटू 4 इंटू 10⁻², इसकी लेंथ है, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। ऊपर आ गया 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, तो फोर्स ऑन सी डी इज इक्वल टू 16 बाय 3.5 इंटू 10⁻7 न्यूटन। क्लियर है। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा तो कितना आ जाएगा भाई, और ये कैसा होगा, रिपल्सिव होगा, ठीक है। कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स। तो सॉल्व करो तो ये जाएगा, ऊपर जाएगा 10, अब इसको 5 से काटो तो कितना आ जाएगा, नीचे 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 32/7 इंटू 10⁻7 न्यूटन, और कैसा, रिपल्सिव फोर्स। नाउ टोटल फोर्स F इज इक्वल टू FAB माइनस FCD लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि एक अट्रैक्टिव एक रिपल्सिव, पिछला प्लस लिखा था हम लोगों ने, फिर बाद में लेकिन वैल्यू माइनस में डालेंगे, एक ही बात है। तो F इज इक्वल टू टोटल फोर्स कितना है भाई, 16 इंटू 10⁻7 माइनस 32/7 इंटू 10⁻7, तो दोनों में 10⁻7 कॉमन आ जाएगा, 10⁻7 अंदर जाएगा, 16 माइनस 32/7 करो भाई। हाँ भाई 16 7 जा 7 6 जा 42, 2 4 112 माइनस 32/7 इंटू 10⁻7, तो कितना आ जाएगा, 112 माइनस कितना हो गया ये 80/7 इंटू 10⁻7 न्यूटन, ये नेट फोर्स आ जाएगा, कैसा, अट्रैक्टिव, क्योंकि भाई अट्रैक्टिव फोर्स बड़ा है रिपल्सिव से, तो ये आ जाएगा तुम्हारा इसका आंसर। क्लियर है, देखेंगे जल्दी से इसको। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास Me, इलेक्ट्रॉन है जिसका मास दिया है Me, रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ चार्ज Ze, ठीक है, बीच में न्यूक्लियस है जिसका चार्ज है Z इंटू ई, इसके आजू बाजू एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अपने ऑर्बिट में जिसका मास है Me और जिसमें चार्ज कितना E है, ठीक है। शो दैट इट बिहेव्स लाइक अ टाइनी डाइपोल, ठीक है। पहली बात तो हमको प्रूव करना कि इट बिहेव्स लाइक अ टाइनी डाइपोल। भाई एक चीज़ देखो, अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, बार बार इसके पास में इधर पे मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो सिंपल सी बात है, जब भी किसी वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो किसकी तरह बिहेव करता है, करंट की तरह। भाई सिंपल से एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मतलब ऐसा बोल सकता हूँ ना कि करंट उसके अपोजिट चल रहा है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट करंट। तो भाई मैं बोल सकता हूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, इसका मतलब एक मान लो एक वायर है ये, और ये जो करंट इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे मूव कर रहा है, इसका मतलब दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, हाँ कि ना। भाई एक इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है बार बार, तो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एंड हेंस इट एक्ट्स एज मैग्नेटिक डाइपोल। क्लियर है, करंट कैरिंग कॉइल है जिसका एरिया भी है, तो देयरफॉर इट एक्ट्स एज मैग्नेटिक डाइपोल। पहली लाइन तो ये लिखेंगे, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट कैन बी कंसिडर्ड एज करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, देयरफॉर दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल। अब हमको प्रूव क्या करना है, हेंस प्रूव दैट मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद इट इज, मैग्नेटिक मोमेंट ये है, तो भाई मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू I इंटू ए, करंट इंटू एरिया। तो भाई एरिया तो ए है, मैंने मान ली बात, ठीक है। रेडियस इसका मान लेते हैं R, इस सर्किट का रेडियस सॉरी इस ऑर्बिट का रेडियस मान लेते हैं R, तो एरिया आ जाएगा πr²। बट ठीक है भाई, करंट कितना है, करंट की वैल्यू नहीं पता हम लोग को। तो भाई देखो ये जो मोशन है दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो या तुम ऐसे बोल सकते हो करंट इज इक्वल टू, इस वाले से कर लेता, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। हमको पता है करंट की वैल्यू होती है चार्ज अपॉन टाइम, कितना घूम रहा है भाई यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसका चार्ज कितना होता है -E/t। क्लियर है, टाइम मतलब टाइम पीरियड, टाइम मतलब टाइम पीरियड, क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, एक मोशन के बाद में रुकेगा थोड़ी, दोबारा घूमेगा, फिर दोबारा घूमेगा, तो I इज इक्वल टू -E/t। Therefore I इज इक्वल टू -E अपॉन ओमेगा, कितना होता है टी का फॉर्मूला 2π/ओमेगा, ठीक है। टी इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, ठीक है। तो टी की वैल्यू कितनी होगी 2π/ओमेगा, तो ओमेगा जाएगा ऊपर। क्लियर है, I इज इक्वल टू E ओमेगा अपॉन 2π, है ना। अब आगे की बात करता हूँ, आगे क्या करो, इसको mr² से मल्टीप्लाई कर दो,
2 पाई एम ई इंटू आर स्क्वायर अपॉन एम ई इंटू आर स्क्वायर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू रेडियस ऑफ ऑर्बिट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू रेडियस ऑफ ऑर्बिट से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर आ गया आई इज इक्वल टू माइनस ई इंटू एम ई आर स्क्वायर ओमेगा अपॉन पाई आर स्क्वायर कितना होता है भाई एरिया, तो 2 एम ई इंटू एरिया, इसका एरिया आ गया। एम आर स्क्वायर कितना होता है भाई, ये होता है एल के बराबर, तो आई की वैल्यू होगी माइनस ई इंटू एल अपॉन 2 एम ई ए आ गया। तो भाई यहाँ पास करंट आ गया, उठा करके यहाँ पे पुट कर दो। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है भाई म्यू इज इक्वल टू, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू आई इंटू, सॉरी आई की वैल्यू माइनस ई इंटू एल अपॉन 2 एम ई ए, 2 एम ई ए इंटू एरिया ए से ए कट गया तो देखो आंसर आ गया। दैट इज म्यू इज इक्वल टू माइनस ई इंटू एल अपॉन 2 एम ई। क्लियर है। माइनस का साइन शो करता है यहाँ पे, तो माइनस शो करता है तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है दैट इज अपोजिट टू एंगुलर मोमेंटम। माइनस साइन शोज दैट मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन इज अपोजिट टू एंगुलर मोमेंटम। दोबारा देख लेंगे। हम जानते हैं मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू आई इंटू है। ठीक है, पहली बात तो ये मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव क्यों करेगा, क्योंकि भाई एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इन फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट, तो इट विल बिहेव लाइक कि अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, इट विल बिहेव लाइक अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एंड हेंस इट विल एक्ट एज मैग्नेटिक डायपोल। अब आगे सुनो, यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू आई इंटू है, करंट की वैल्यू निकालनी है। करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो भाई ये जो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे थे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो क्यू की वैल्यू डाल दिया है ना माइनस सी, क्योंकि चार्ज कितना घूम रहा है ई, तो माइनस सी अपॉन टाइम पीरियड कितना हो गया टी, टी का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय ओमेगा, तो 2 पाई बाय ओमेगा, तो आई इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ओमेगा बाय 2 पाई, तो आई इज इक्वल टू माइनस ई ओमेगा बाय 2 पाई। एम आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई, एम आर स्क्वायर से डिवाइड, एम जहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो भाई ये हो गया एम आर स्क्वायर को क्या लिख दिया एल, तो आई इज इक्वल टू माइनस ई इंटू एल अपॉन 2 एम ई इंटू ए, तो म्यू इज इक्वल टू माइनस ई इंटू एल बाई ए। देखो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी आई की वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट की, और ये एरिया ए इंटू होकर कैंसिल हो गए, म्यू की वैल्यू ये आ गई। यहाँ पे जो माइनस साइन आया वो ये शो कर रहा है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होगा दैट इज अपोजिट टू एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, लिखेंगे इसको। चलो भाई ध्यान देंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि अ वायर ए बी कैरिंग अ स्टेडी करंट ऑफ 12 एम्पीयर इज लाइंग ऑन टेबल। ठीक है, एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक वायर रखा हुआ है जिसके अंदर करंट कितना जा रहा है 12 एम्पीयर का। तो लेट्स सपोज ये वायर है, इस वायर के अंदर करंट जा रहा है 12 एम्पीयर का, 12 एम्पीयर का। क्लियर है। अंदर वायर सी डी, इसके ऊपर एक वायर और रखा है सी डी, 5 एम्पीयर इज हेल्ड अबव ए बी एट हाइट ऑफ 1 mm। हवा में एक वायर ऐसे है, एक और वायर है हवा में जिसके अंदर करंट है 5 एम्पीयर का, कितने डिस्टेंस पे 1 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे हवा में है। ठीक है, फाइंड द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ सी डी सो दैट इट रिमेन सस्पेंडेड व्हेन लेट फ्री। सी डी का मास, ये सी डी वायर है, इस सी डी वायर का मास पर यूनिट लेंथ कितना हो सो दैट ये हवा में ही रहे जब इसको छोड़ दिया जाए। तो मतलब ये देखो, ये एक वायर है, इसमें कुछ तो भी करंट जा रहा है, टेबल पर रखा हुआ है। दूसरा वायर जैसे इसके ऊपर रखा है ऐसे, और जैसे इसको छोड़ दिया, छोड़ते ये हवा में ही रहना चाहिए, और इसका मास पर यूनिट लेंथ क्या हो। ठीक है। ऑल्सो गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सी डी विद रिस्पेक्ट टू ए बी। तो पहले तो भाई बात कर लेते हैं करंट के डायरेक्शन की। खुद सोचो, एक वायर इधर है, एक वायर इधर है, और अगर ये ऐसे छोड़ूंगा तो ये कहाँ आएगा, नीचे आएगा। बट ये नीचे नहीं आ रहा है, इसका मीनिंग क्या है, जब नीचे नहीं आ रहा है तो इसका मीनिंग ये है कि इन दोनों के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर, जो इसको रिपेल कर रहा है। और दो करंट कैरिंग वायर कब रिपेल करते हैं, जब दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट। तो यहाँ पे डायरेक्शन होना पड़ेगा अपोजिट। तो ऑल्सो गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन वायर सी डी विद रिस्पेक्ट टू ए बी। तो इसका तो आंसर हो गया कि डायरेक्शन ऑफ करंट इन सी डी, डायरेक्शन ऑफ करंट इन सी डी इज अपोजिट टू ए बी। साइड रखते हैं इसको। डायरेक्शन ऑफ करंट इन सी डी इज अपोजिट टू ए बी, ये होगी एक अलग बात। अब बात करते हैं कि भाई मास पर यूनिट लेंथ क्या होगा। खुद सोचो, एक वायर के ऊपर दूसरा वायर रखा हुआ है, तो ये वायर ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा, तो इस पे नीचे की ओर कितना फोर्स लगेगा, mg। इन दोनों के बीच में ऊपर का रिपल्सिव फोर्स है कौन सा, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2i1 i2 बाय l। ये दोनों फोर्स आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल, तभी तो ये ऊपर ऐसा हवा में रह पाएगा।
तो सिंपल सी बात है एम जी इज इक्वल टू एम जी, क्योंकि इसके ऊपर नीचे की ओर फोर्स लगेगा एम जी, तो एम जी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2I1I2/d इंटू एल। ठीक है, इसका मास हमको पता नहीं है तो m लिखेंगे, g ग्रेविटी है, म्यू नॉट बाय 4 पाई 10⁻⁷ इंटू 2I1 की वैल्यू भाई 5 एम्पेयर, I2 की वैल्यू 12 एम्पेयर, डिवाइड बाय दोनों का डिस्टेंस 1 मिलीमीटर, तो 1 इंटू 10⁻³ मीटर इंटू लेंथ l। हमको चाहिए मास पर यूनिट लेंथ है, तो l को कहाँ ले जाओ नीचे, तो m अपॉन l इज इक्वल टू 2 5 या 10 तो ये हो गया 12, ये ऊपर आएगा 10⁻³ तो हो जाएगा 10⁻⁴, 10⁻⁴ और 10⁻⁷ हो गया 10⁻³ क्लियर है। तो m/l इज इक्वल टू 12 इंटू 10⁻³ अपॉन g। क्लियर है, g की वैल्यू लगभग अगर 10 मान लेते हैं तो m/l इज इक्वल टू 12 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 10, ऊपर जाएगा दैट इज 12 इंटू 10⁻⁴ kg पर मीटर, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ। क्लियर है, मास पर यूनिट लेंथ है तो उसकी भाई यूनिट क्या आएगी kg पर मीटर। ये बन गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, देखेंगे इसको जल्दी से।